यूके SSS पेपर केस में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी खालिद को हरिद्वार के लक्सर से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी खालिद ने पेपर की फोटो खींचकर शेयर किया था। अभी पुलिस आरोपी खालिद से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में पता चला है खालिद किसी तरह एग्जाम सेंटर में मोबाइल फोन लेकर पहुंचा और टॉयलेट में जाकर प्रश्न पत्र के फोटो खींचकर अपनी बहन को सॉल्व करने के लिए भेज दिया। फिर खालिद की बहन ने टिहरी के असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को पेपर भेजा। सूत्रों के मुताबिक खालिद iPhone 12 मिनी लेकर पहुंचा था। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए मेन गेट के बजाय दीवार कूदकर सेंटर के अंदर घुसा था। वहीं इससे पहले पेपर केस की एक आरोपी साबिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साबिया खालिद की बहन है। इसको भी हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि इस केस का हमारे वांटेड भी था। प्लस सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, ये जानना बहुत ज़रूरी था कि क्या कोई सुनियोजित तरीके से कोई षड्यंत्र था कि नहीं था। दूसरी चीज़ थी क्या कोई ऑर्गेनाइज गैंग तो नहीं कि पेपर लीक के माध्यम था। तो ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि कोई ऑर्गेनाइज इसमें गैंग नहीं था और ये मात्र एक इंडिविजुअल या कुछ लोग के बीच में मिलकर मुझे लगता है कि ये काम किया गया था। अभी जो पूछताछ में निकला, चूँकि अभी बहुत अर्ली बताना कुछ भी है, बट हम दोनों एंगल पर इसमें जांच कर रहे हैं। एक कॉन्स्पिरेसी एंगल भी कर रहे हैं और दूसरा ये है कि किस तरह से इसने पेपर को 12 क्वेश्चन आउट किए थे। हरिद्वार में यूके SSS का एग्जाम जिस सेंटर पर हुआ था वहां के बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बहादुराबाद के इस सेंटर में 18 कमरों में एग्जाम हुआ, लेकिन 3 कमरों में जैमर ही नहीं लगे थे और आरोपी खालिद ऐसे ही एक कमरे में मौजूद था। खालिद बहादुराबाद सेंटर की रूम नंबर 9 में एग्जाम दे रहा था। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि यहाँ जैमर क्यों नहीं था और क्या जैमर लगा था वो काम क्यों नहीं कर रहा था। इसके बाद अब पुलिस ने खालिद और उसकी बहन साबिया को अरेस्ट कर लिया है। पेपर के कुछ अंश सोशल मीडिया में खालिद नाम के कैंडिडेट ने वायरल करवाए थे। खालिद की बहन साबिया ने ही टिहरी के असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को पेपर भेजा था। पुलिस ने 10 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लिया है। जो अभियुक्त है हमारा मेन खालिद, जिसने कि वो पेपर वहाँ से जो 3 क्लिक थे वो लेकर बाहर किया है, अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। लेकिन ये क्लियर हो गया कि उसका वो सेंटर था और वो वहाँ पर कोई ना कोई डिवाइस वहाँ पर लेकर गया था। ये अभी तक तथ्य प्रकाश में आए हैं। दूसरी बात, ये जो साबिया की जो उसकी सिस्टर है उसकी अरेस्टिंग हुई है। उसमें जो सुमन जिसके पास की खालिद ने पेपर भिजवाए थे और जिसने आंसर शीट आगे की है और जिसने स्क्रीनशॉट भी आगे भेजा था, तो उससे जो पूछताछ हुई, उसके फ़ोन से जो हमने चीज़ें ली हैं, उससे यही पता चला कि साबिया की उससे बात हुई थी। खालिद का फ़ोन अपनी बहन साबिया के पास था और साबिया को पता था कि मेरा भाई एग्ज़ाम देने के लिए गया है। इस समय पे वो एग्जामिनेशन सेंटर पर बैठा हुआ है और उसने वो पेपर जो 3 उसके पास आए वो उसने सुमन को भेजा, उसका आंसर उसने आगे भेजा है। यूके SSS पेपर लीक मामले में आरोपी खालिद पर पुलिस का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। हरिद्वार की सुल्तानपुर स्थित खालिद के घर की जांच करने के बाद पुलिस ने घर में ताला जड़ दिया है। जांच में सामने आया कि खालिद के घर में चोरी की बिजली इस्तेमाल की जा रही थी। बिजली का कोई कनेक्शन घर में नहीं पाया गया। इसके बाद UPCL भी इसको लेकर FIR दर्ज करने की तैयारी में है। खालिद के सभी परिजन फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। भी घर से फरार चल रहा है। उसकी अरेस्टिंग के लिए लगातार कम से कम 4 टीमें हमारी इसमें लगी हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के और SOG और CIU की पूरी यूनिट हमारी इस पर लगा रखी है। अब मुझे उम्मीद है जल्दी इसमें अरेस्टिंग की जाएगी। जरा सा भी मालूम नहीं था, ये तो खुलासा अब ये जो पेपर लीक हुआ इससे हमें मालूमात हुई और मालूमात में होने के बाद में हमारी जितनी भी यहाँ प्रशासन टीम आई है, पुलिस आई है, SDM आई है, उनका पूरा सहयोग हमने किया है। राजधानी देहरादून में मंगलवार को एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। सड़कों पर 2 अलग-अलग गुट मौजूद थे और कुछ परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े थे। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में छात्र खुलकर ये कह रहे थे कि परीक्षा पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी रही है, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होना चाहिए। इन छात्रों ने साफ शब्दों में कहा कि ना तो कहीं नकल हुई है, ना ही पेपर लीक की कोई घटना सामने आई है। उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लागू किए गए सख्त नकल विरोधी कानून और सरकार की पारदर्शी भर्ती व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। अब तक 25,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुका है और ये उपलब्धि महज 4 साल में हासिल हुई है। आज तो कोई भी सरकार ऐसा रिकॉर्ड बनाने में सफल नहीं रही।
काशीपुर में रविवार रात को आई लव मोहम्मद नारे के साथ बिना परमिशन के जुलूस निकालने वाले आरोपी नदीम अख्तर का समाजवादी पार्टी के साथ कनेक्शन सामने आया। काशीपुर प्रशासन ने उपद्रव करने और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और बिना अनुमति का जुलूस निकालने के आरोप में नदीम अख्तर समेत 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नदीम अख्तर काशीपुर में समाजवादी पार्टी के टिकट पर नगर निकाय चुनाव लड़ चुका है। सपा के जिला अध्यक्ष रवि छाबड़ा ने इस बात की पुष्टि की है। सपा नेता का कहना है कि पार्टी ने नदीम अख्तर को निकाल दिया है। इसके साथ ही 2 अन्य आरोपियों दानिश चौधरी और हनीफ के खिलाफ भी पार्टी ने एक्शन लिया। आपको बता दें कि रविवार रात काशीपुर में बवाल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने 7 आरोपियों को अरेस्ट किया है। रविवार को काशीपुर में हुए बवाल पर सीएम धामी सख्त हैं। सीएम धामी ने कहा काशीपुर में दंगा भड़काने की कोशिश हुई। सीएम ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ दंगा विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और बवाल में हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में माहौल खराब करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। पहले भी चाहे बनभूलपुरा में इसी प्रकार का दंगा कुछ लोगों ने करवाने का प्रयास किया था और हम इसीलिए दंगा रोधी कानून भी राज्य के अंदर लेकर आए हैं। जो भी सरकारी संपत्ति निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उस संपत्ति को नष्ट करेगा, उसकी सारी भरपाई उन्हीं दंगाइयों से वसूल की जाएगी। और यहाँ पर काशीपुर में भी निश्चित रूप से इसी प्रकार का जिन्होंने कानून तोड़ने का काम किया है, कानून व्यवस्था खराब करने का काम किया है, दंगा भड़काने के लिए प्रयास किया है, उनके खिलाफ कानून अपना काम। काशीपुर बवाल पर अब मुस्लिम नेताओं की भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। नेताओं ने हिंसा को शहर की गंगा जमुनी तहजीब पर हमला करते हुए पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने साफ कहा है कि नफरत फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी बेगुनाह को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग उसमें सम्मिलित हैं उनसे हमारा कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं है। आप बिना किसी उसके उनको उठा के उनकी सजा देनी चाहिए, मगर जो लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं उनको आप फ्री कीजिए। पहले ये कांड हुआ है, जिस तरह से उसके पूरे मुसलमान समाज ने घोर शब्दों में निंदा की है और कप्तान साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि साहब हम किसी के पक्ष में आपसे कहने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हाँ इतनी गुजारिश आपसे करने के लिए आए हैं कि इसमें जो जायज़ लोग हैं उनको आप करिए और जो जिस तरह से नाजायज़ लोग हैं उन लोगों को आप जो है आइडेंटिफाई करके उनको चिन्हीकरण किया जाए। उत्तराखंड में धामी सरकार का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत देहरादून के आशा रोड इलाके में एक अवैध मस्जिद को सील कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की मौजूदगी में अवैध मस्जिद को सील किया गया। राजाजी टाइगर रिजर्व की जमीन पर अतिक्रमण करके मस्जिद बनाई गई थी। अब तक 242 अवैध मदरसे, 552 मजार ध्वस्त किए गए। 9000 एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। मंगलवार को सिडकुल क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला। एसडीएम जितेंद्र कुमार की अगुवाई में पहुंची प्रशासन की टीम ने राजा बिस्कुट चौक से सलेमपुर चौक तक अस्थायी अतिक्रमण को हटाया है। प्रशासन की टीम को देखकर अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी मच गई। एसडीएम ने कहा कि सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण करने वाले लोगों को चेतावनी दी गई थी और बावजूद इसके उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया। इसके बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। राजा बिस्कुट चौक से लेके और सलेमपुर तिराहा तक इस पे लगातार अतिक्रमण की शिकायतें आ रही थी और इसके कारण ट्रैफिक और जो हमारा लगातार मूवमेंट है वो भी बाधित हो रहा था। कई एक्सीडेंट भी इस एरिया में हुए हैं। इसी के दृष्टिगत इन लोगों को पहले मौखिक रूप से चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया, तो आज ये पुलिस के और प्रशासन के सहयोग से इसको हटाया जा रहा है। देहरादून के राजपुर रोड पर जीएसटी बचत उत्सव पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सीएम धामी शामिल हुए, लोगों को जागरूक किया। इस दौरान सीएम धामी ने आम जनता ने जीएसटी दरों में छूट मिलने पर मुख्यमंत्री और साथ ही प्रधानमंत्री का आभार जताया है। देश भर में जीएसटी दरों में मिली छूट से लोगों में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री ने कहा जीएसटी स्लैब में सुधार से लाखों परिवारों और छोटे व्यापारियों को भी आर्थिक लाभ होगा। उन्होंने दुकानदारों से घटे हुए जीएसटी का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
ये जागरूकता अभियान 29 सितंबर तक चलेगा, जिसमें मंत्रियों और अधिकारियों की भागीरथी भी होगी। जो जीएसटी पर रिडक्शन है ये 22 सितंबर कल से लागू हो गया है, नवरात्र के पहले दिन से, और इसके कारण से सभी को बड़ा लाभ हो रहा है। और जो आवश्यक वस्तुएं, उपयोग की वस्तुएं सभी अब सस्ती हो गई हैं और इससे बहुत बड़ी सेल भी होने वाली है। मैं बहुत सारे यहाँ पर स्टोर पर गया हूँ, दुकानों पर गया हूँ, तो मुझे उन्होंने सबने बताया है कि इसका बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है। लोग मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि व्यापारियों की भी मांग थी कि इस पर रिडक्शन हो। ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। ये लोगों की बचत का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा और इससे जीएसटी भी बढ़ेगी और जीएसटी में भी संग्रहण अधिक होगा क्योंकि सेल अधिक होगी। साथ ही जीएसटी की राज्य का भी जो है इसमें बढ़ेगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आम जनता और सामान्य जनता के हित में बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय लिया है। हल्द्वानी तहसील की व्यवस्थाएं देखने कुमाऊं कमिश्नर पहुंचे, लेकिन इस दौरान कमिश्नर ने जो कुछ भी देखा उसे देखकर वो खुद भी हैरान रह गए, क्योंकि तहसील का कोई भी कामकाज समय से नहीं हो रहा था। यही नहीं, सरकारी फाइलें भी वहां से गायब थीं। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि कमिश्नर को फाइलें खोजने के लिए एक कानूनगो के घर तक जाना पड़ा। देखिए, अभी तक कितनी पत्रावलियां जब आती हैं एसडीएम से यहाँ, वो दर्ज कहाँ पे? आपने आवेदन कर दिया दाखिल खारिज का? दाखिल खारिज का आवेदन कर ले गए तो अगले दिन ले आइए, मैं तो अब चेक करूँगा। घर में चढ़ाओगे? नहीं, लेके चला, मैंने उठाने के लिए बुलवाई रखी। मंगलवार को हल्द्वानी तहसील के निरीक्षण के लिए निकले कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की आंखें तब खुली की खुली रह गई जब उन्होंने एक एक करके तहसील के कामकाज से जुड़ी फाइलें मांगना शुरू किया। यहाँ न पटवारी समय से जनता के काम कर रहे थे और न ही अमीन और कानूनगो। यहाँ तक कि तहसीलदार भी बिना डेट की फाइलों में सिग्नेचर कर रहे थे। लेकिन कमिश्नर सबसे ज्यादा हैरान तब रह गए जब तहसील से सरकारी फाइलें ही गायब मिली। कमिश्नर ने सुपरवाइजर कानूनगो यानी एसके से जब लैंड यूज को बदलने वाली 143 यानी 143 की फाइलें मंगाई तो वो फाइलें ही तहसील से गायब मिली। पूछताछ के दौरान पता लगा कि अशरफ अली नाम के एसके साहब इन फाइलों को घर में दबाए बैठे हैं। इससे नाराज कमिश्नर कानूनगो अशरफ अली के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने सरकारी फाइलों को देखा, जिन्हें कानूनगो अशरफ अली अपने ड्राइंग रूम में सजाए बैठे थे। नीचे वाली फाइल निकालिए। सितंबर को आपने रिपोर्ट लगाई, आज कितनी तारीख है? आज 23। तो आप घर में क्यों रख रहे हैं भाई? क्योंकि पब्लिक की इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपने घर में ये फाइलें रखी हुई हैं। जाहिर है ये देखकर कमिश्नर भी दंग रह गए। कानूनगो अशरफ कई दिनों से इन फाइलों को दबाए बैठे थे। यही नहीं, वो फाइलों में लगने वाली अपनी रिपोर्ट भी बिना फिजिकल इंफॉर्मेशन के ही घर बैठकर लगा रहे थे। यानी अशरफ का जो मन आता वो करता। अभी मामले में देख रहा था तो मैंने देखा काफी इसमें पेंडेंसी है, और पेंडेंसी का जब मैंने पता लगाना चाहा तो कुछ फाइलें तो मुझे तहसील में ही मिल गई जिनमें कोई डेट्स अंकित नहीं है, कोई रिपोर्ट्स का विवरण नहीं है, और बाकी के बारे में यहाँ पे जो एसके हैं उनके द्वारा बताया गया कि ये फाइलें उन्होंने घर पे रखी हुई हैं। उनके घर का भी मुआयना किया गया जहाँ पे फाइलें मिली हैं, और पूछने पे उनका कहना है कि इसमें से एक भी मामले में उन्होंने मौका मुआयना नहीं किया। तो इसमें इनके विरुद्ध अनुशासनिक जाँच के लिए डीएम नैनीताल को मैं निर्देश दूँ। कमिश्नर ने अब जांच के आदेश दिए हैं। कमिश्नर के रुख से कानूनगो के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी तय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अशरफ जैसे कई और अफसर भी हैं जो बेवजह फाइलें दबाकर बैठे हैं, जिससे एक तरफ राज्य की जनता बेवजह परेशान हो रही है तो दूसरी तरफ सरकार की छवि भी खराब हो रही है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून में धाबी कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई। इसमें 6 प्रस्तावों पर मोहर लगी। उद्यान विभाग महक क्रांति नीति लाया है। इसके तहत एरोमेटिक प्लांट लगाने पर 80% सब्सिडी भी मिलेगी। 91,000 किसानों को सीधा फायदा होगा और ये योजना 2036 तक चलेगी। विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में एक रूपता लाने पर मोहर लगी है। अब दिव्यांग युवक युवती की शादी पर भी 50,000 का अनुदान मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 2010 से पहले टीईटी पास न कर पाने वाले टीचरों के लिए टीईटी पास की अनिवार्यता के खिलाफ सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। प्लांट्स हैं उनको अधिक से अधिक
कितने किसान लगाएं और इसमें क्या सब्सिडी हो, इससे संबंधित यह नीति थी और सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस राज्य में सघन फसलों के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरा एक इकोलॉजी सिस्टम इससे स्थापित होगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सघन उत्पादों के लिए उत्तराखंड ब्रांड को स्थापित करने के उद्देश्य से इस नीति के प्रथम चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि को सघन फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देहरादून के डीएवी कॉलेज और डीबीएस कॉलेज में भी छात्र संघ चुनाव का ऐलान हो गया है। प्रदेश के अन्य कॉलेजेस की तरह यहां भी 27 सितंबर को छात्र संघ चुनाव होंगे। हालांकि लिंग 2 कमेटी की सिफारिश के मुताबिक चुनाव अधिसूचना के बाद कम से कम 10 दिन का समय मिलना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए 3 दिन के अंदर चुनाव कराना मैनेजमेंट के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी चुनौती बन गया है। चुनाव की तैयारी में जुटे स्टूडेंट्स ने कम वक्त मिलने पर नाराजगी जताई, लेकिन अधिसूचना जारी होते ही प्रचार भी जोर शोर से चलने लगा। पोस्टर, बैनर और रैलियों का शोर भी दिखने लगा। मतलब नेशनल संगठन जो है एनएसयू और एबीवीपी ये अपनी पूरी तैयारी में है, लेकिन जो ये कम टाइम मिला है इससे जो क्षेत्रीय संगठन है, छोटे छोटे आर्यन संगठन हो, सत्यम हो, दिवाकर ग्रुप हो, एसएफआई हो, जो भी हैं, इनको बहुत मतलब कम समय की वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ना ही किसी की इतनी तैयारी है, ना ही कुछ सरकार ने अपने कंफर्ट के हिसाब से डेट निकाली है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के भी 365 दिन रहने का कार्य करती है और हमें कोई मन में ऐसा संशय नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जितने भी पदों पर चुनाव लड़ाएगी पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत से अपना जो है चुनाव जीत कराएगी। रुड़की के डीएवी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ता और डीएवी कॉलेज प्राचार्य के साथ जमकर तोड़-फोड़ नोक-झोंक हुई है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चुनाव नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी। छात्र संघ के चुनाव, छात्रों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। अल्मोड़ा खैरना हाईवे में क्वारब के पास लैंडस्लाइड को 1 साल पूरे हो गए, लेकिन 1 साल बाद भी क्वारब की समस्या का पक्का समाधान नहीं हो पाया। न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और वहां पर देखा कि 1 साल में क्वारब के हालात कितने बदले हैं। देखें। अल्मोड़ा खैरना हाईवे पहाड़ की लाइफलाइन है, लेकिन 1 साल से हाईवे मुसीबत का सबब बना हुआ है। क्वारब पर पहाड़ी से भारी मलबा आने के बाद से सड़क बाधित है। दिन में तो छोटी गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, लेकिन बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। इसके साथ ही रात में सड़क पूरी तरह से बंद कर दी जाती है और ट्रीटमेंट के काम किए जाते हैं। देखिए, परेशानियां तो है ही, सीधी बात है कि ये हमेशा का रूट है। पता है 60 किलोमीटर अगर हम रानीखेत से आते ज़्यादा होता है, बागेश्वर रानीखेत वाया बेरनाग से आते हैं, तो परेशानियां तो जाहिर सी बात है हो ही रही है। डर भी लगता है ऊपर से कम मलबा बिल्कुल, जाहिर सी बात है, डर तो लगेगा ही, इतना मलबा आ जाएगा, पर क्या करें, अब मजबूरी है, सफ़र तो करना ही है अपनी। यहाँ बारिश के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, आने जाने का रास्ता ब्लॉकेज हो जाता है, काम के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है हम लोग को आने जाने में। और देखो कब तक ठीक होता है, अभी तो 1 साल से तो हम देख ही रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। क्वारब पर पहाड़ी रखने के बाद से ट्रीटमेंट का काम शुरू तो हुआ, लेकिन इस बार की बारिश में उसमें भी कई जगह दरारें आ गई। वहीं नेशनल हाईवे पर नदी की तरफ से 70 मीटर सुरक्षा दीवार लगाई गई है, जो 30 मीटर का हिस्सा आज भी नासूर बना हुआ है। 1 साल में जो है 70 मीटर के करीब ये दीवार बन चुकी है। हालांकि बारिश में इसमें काफ़ी क्रैक आ गए थे, कुछ हिस्से को तोड़ा है, लेकिन अभी भी काफ़ी हिस्सा तोड़ा जाना बाकी है और क्वारब पर लगातार काम चल रहा है। अभी हम वर्तमान में वैली साइड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वैली साइड में लगभग हमारा 70 मीटर हम कार्य पूर्ण कर चुके हैं और ये जो अभी बरसात हुई सितंबर माह के प्रथम सप्ताह, इसमें कुछ तकनीकी कारणों से कहीं दरारें आई हैं, जिसका कि टीएचडीसी द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है और उनकी रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। 1 साल में क्वारब में कुछ सुरक्षा दीवार बनी है, मगर पहाड़ से गिरने वाला लाखों टन मलबा अभी भी खतरा बना हुआ है। 1 साल पहले क्वारब पर 200 मीटर पहाड़ी का हिस्सा टूट के सड़क पर आ गया था, जिसके बाद से लगातार जो है एनएच इसकी डीपीआर बना के टीएचडीसी से सलाह मांग के, सर्वे ऑफ इंडिया से लगातार सलाह मांग के काम किया गया।
पहाड़ी के नीचे हिस्से में कुछ काम हो गया है। हालांकि बारिश में कुछ सड़क पर दबाव आने से कुछ पे क्रैक हैं जिन्हें दोबारा तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसके साथ जो है लगातार पूरी सड़क जो है रात को बंद की गई है। 1 साल का समय हो गया, रात पूर्ण रूप से बंद है। दोपहर में भी कुछ समय सड़क खुल के जो है वाहनों की आवागमन चल रहे हैं। 1 साल के हालात आपको दिखाए कि किस तरह से क्वारब के हालात हैं और अभी भी इस क्वारब को ठीक बनने में काफ़ी समय लग सकता है। किशन जोशी, न्यूज़ 18, अल्मोड़ा। अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज़। रुड़की के पिरान कलियर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 222 पेटियां देसी शराब बरामद की है और मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा रूट पर चौकी गौरीकुंड गदरे के पास एक नेपाली 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा। इसका एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र में नदी में शव दिखाया है। इसकी सूचना एसडीआरएफ टीम को देने के बाद एसडीआरएफ ने शव को नदी से बाहर निकाला। UKSSC का पेपर सोशल मीडिया पे वायरल होने के मामले में हल्द्वानी में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, सरकार का पुतला दहन किया। रामनगर में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। UKSSC का पेपर सोशल मीडिया पे वायरल होने के मामले में जमकर नारेबाजी की। विकासनगर में सीवर और पेयजल पुनर्निर्माण कार्यों में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय का घेराव किया। हरिद्वार के लालडांग से चिल्लर खाल तक जाने वाली 8 किलोमीटर लंबी सड़क न बनने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। कोटद्वार में बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर सियासत। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को ठगने का आरोप लगाया। पिथौरागढ़ में सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने डीएम ऑफिस में जोरदार प्रदर्शन किया है और सस्ता गल्ला विक्रेता जहां मानदेय दी जाने को लेकर सड़कों पर हैं, वहां अपनी मांगों को लेकर नाराजगी जाहिर की। अल्मोड़ा में राष्ट्र नवरचना गोष्ठी का आयोजन किया गया। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत समेत कई लोग मौजूद रहे। हल्द्वानी में हुआ नन्ही परी रेप के बाद हत्या मामले में आरोपी की वकील मनीषा भंडारी को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुरक्षा के आदेश दिए। कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को आदेश दिया है कि वकील मनीषा भंडारी और उनके परिवार को तत्काल सुरक्षा दे। कोर्ट ने आईजी साइबर क्राइम को आदेश दिया है, सोशल मीडिया से भड़काऊ पोस्ट को डिलीट कराएं। अगर कोई ऐसा करने से मना करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी अधिवक्ता को उसकी ड्यूटी करने से और उसके अपने जो प्रोफेशनल ड्यूटी है उसको करने से इन्फ्रिंजमेंट का मामला बनता है और जहाँ भी सोशल मीडिया में इस प्रकार की पोस्ट अधिवक्ता की सुरक्षा के बारे में की गई है तो उन सबको टेक डाउन किया जाए और पुलिस को डायरेक्ट किया है कि इस मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट लें। अगर वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म धमकी भरी हुई पोस्ट को नहीं हटाते हैं या कमेंट्स को नहीं हटाते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।